अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? धुआं धुआं साथियों, यार मैं तो पहले से कह रहा हूं कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर कुछ दिन तो बॉर्डर के पार चलाया और फिर 14 मई के बाद बॉर्डर के अंदर चलाना शुरू कर दिया, दो तरफा चलाना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी ऑपोजिशन के लिए, विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि मोदी जी को पता था कि मामला ठंडा होने के बाद ये अपनी औकात दिखाएंगे, तो उन्होंने पहले ही दो भी पिछाड़ मार दिया। अब इसमें मोदी जी की शैतानी भी है और नॉटीनेस भी है। मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं, मैं जल्दी किसी से इंप्रेस नहीं होता, मैं जल्दी किसी को राष्ट्रभक्त घोषित नहीं कर देता, लेकिन इतना मुझे पता था कि मोदी जी की इस चाल में सब फंस चुके हैं। मोदी जी ने सबको काम पर लगा दिया है और कुछ काम पर इस मारे लग गए हैं क्योंकि उनके पास वाकई कोई काम ही नहीं था। हर चीज की दो तस्वीरें होती हैं। अब मोदी जी ने कहां नोटिस शुरू करी, धुआं धुआं करना कहां शुरू हुआ? पहले तो वहां धुआं धुआं हुआ, उसके बाद यहां धुआं धुआं हुआ ये कि 15 को एक लेटर जाता है सारी ऑपोजिशन पार्टी के पास, महत्वपूर्ण ऑपोजिशन पार्टी के पास। अच्छा, चार मीनारा जाना जरूरी था कि तुम महत्वपूर्ण हो ना हो, क्योंकि तुम्हें राष्ट्रभक्त तो हम घोषित करके रहेंगे। अब तो भैया लेटर जाता है कि इस तरह से ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है और आप लोग अपने इसमें इतने इतने स्ट्रेंथ के हिसाब से इतने इतने नाम दीजिए। तो उसके बाद जयराम रमेश 17 मई को एक बहुत लंबा ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक लेटर आया है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने ये 4 नाम सुनिश्चित किए हैं जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी को भेज दिए गए 17 मई 2025 को। नाम कौन कौन से थे? आनंद शर्मा थे, गौरव गगोई थे, सैयद नसीर हुसैन थे और श्री राज बरार थे। ये नाम चले गए। अब कांग्रेस सोची कि भैया चलो ये नाम चले गए हैं, अपना जो होगा आगे देखा जाएगा। अब थोड़ी देर बाद या शायद 2 दिन बाद थरूर साहब का, शशि थरूर साहब का एक मैसेज आता है, ट्वीट आता है कि मैं शुक्रिया करता हूं सरकार का कि मुझे डेलीगेशन लीड करने का मौका मिला और मैं देश के काम आ सका। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, अब यार ये क्या झोल हो गया? उनको क्या किसी 5th आदमी की तरह लेके जाया जा रहा है? उन्होंने कहा नहीं, जो 4 नाम आपने दिए हैं वो 4 नाम बदल दिए गए हैं। आनंद शर्मा को सिर्फ उसमें रखा गया है, उसके बाद शशि थरूर जी को रखा गया है, मनीष तिवारी जी को रखा गया है और सलमान खुर्शीद जी को रखा गया है। अब यहां से धुआं धुआं होना शुरू हुआ, इधर खाई उधर कुआं, मरता क्या ना करता। अब कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं थी कि इस चीज का विरोध कर सके कि यही लोग जाएंगे, और वक्ता भी ये चारों बढ़िया थे। इन चारों में आपस में कॉमन क्या है? आपके आनंद शर्मा हो गए, मनीष तिवारी हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए और शशि थरूर हो गए। इनमें कॉमन क्या है? अरे भाई, इनमें कॉमन है G23। याद है या भूल गए G23 को? वो मंडली जो बनी थी, जो राहुल गांधी की, जिसने नाक में दम कर दिया था, जो कहती थी कि कांग्रेस में रिफॉर्म्स लाओ, जो कहती थी कि कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, अंदर से बदलाव लाना चाहिए, हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, जिसके मारे उदयपुर अधिवेशन बुलाना पड़ा था, जिसके मारे ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी को कुछ बदलाव करने पड़े थे, जिसके मारे फिर चुनाव होता है। और इस टाइम जब ये G23 कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार पर अटैक कर गए थे, तो खरगे साहब चौड़े होकर इनके सामने खड़े हो गए थे। उसके लिए उनको इनाम मिला पार्टी की अध्यक्षता का। और उस चुनाव में भी आपको याद होगा कि शशि थरूर साहब बीच में कूद पड़े थे। तो ये दुश्मनी वहां की है जहां हमारे चतुर नोटी, हमारे मिस्चीवियस प्रधानमंत्री जी ने एक गुगली मारी और यहां धुआं धुआं कर दिया ऑपोजिशन का पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक करके। ठीक, यहां तक ये बात हो गई। अब होता यह है कि ये डेलीगेशन पनामा पहुंचता है। वहां पे शशि थरूर साहब जिस काम के लिए भेजे गए थे उस पर बात करते हुए बोलते हैं कि रीसेंट ईयर्स में, समझ के चलिएगा, रीसेंट ईयर्स में जो नई चीज बदली है कि वो आतंकियों को भी पता चल गया है कि इस हरकत की हमें भी कीमत देनी पड़ेगी। पहली बार भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पार की थी, टेरर कैंप्स पे अटैक करने के लिए, सितंबर 2015 में उरी के बाद। ये लाइन ऑफ कंट्रोल कारगिल वॉर के बाद टाइम भी पार नहीं करी गई थी, और उसके बाद हमने लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर पार किया पुलवामा के बाद 2019 में।
उसके बाद अब पहलगांव के बाद हमने लाइन ऑफ कंट्रोल भी पार किया और इंटरनेशनल बॉर्डर भी पार किया और पंजाब के हार्टलैंड में पाकिस्तान के वहां पर टेरर हेडक्वार्टर्स पर हमने पहली बार अटैक किया। ये इन्होंने बोला। हिंदी में मैं अनुवाद करके बता रहा हूं वरना वीडियो लंबा हो जाता है। अब इस पे भैया मामला धुआं धुआं हो गया। आगे किया गया डॉक्टर उदित राज को, जानता हूं इस आदमी को, बेहद बदतमीज आदमी है, लेकिन 2-3 बार मुझसे उलझा है तो जाहिर सी बात है बदतमीजी में तो भैया आप समझ रहे हैं ना। तो भैया उदित राज क्या ट्वीट करते हैं इस पर, ये करवाया गया क्योंकि ये लैंग्वेज बता रही है, ये उसकी नहीं है। अलास आई वुड प्रिवेल ओवर द पीएम। अब ये कहते हैं कि चलो अब मैं आखिर प्रधानमंत्री पे इस बात का दबाव बना सकता हूं कि वो बीजेपी का प्रवक्ता शशि थरूर साहब को बना दें और वापस लौटने से पहले उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दें। ये जो लाइन है, पत्रकार और मॉडरेटर्स और एनालिस्ट इस लाइन को पकड़ के नहीं चल रहे हैं, उनको लौटने पे फॉरेन मिनिस्टर बना दें। ये बात कहीं आगे जाके जुड़ सकती है, याद रखिएगा इसको, आपकी इस बात को। फिर ये कहते हैं कि आप कांग्रेस के इतिहास को इस तरह से डिमीन या क्रिटिसाइज या हल्का कैसे कर सकते हैं। हमने 1965 में भी हमारी आर्मी ने बॉर्डर पार किया, 1971 में भी किया और उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट ने भी बहुत सर्जिकल स्ट्राइक करे, लेकिन हमने उसका ढोल नहीं पीटा। पहली बात तो उदित राज ये ही नहीं समझ पाया, तभी मैं कह रहा हूं ये ट्वीट भी उसको लिख के दिया गया है, कॉपी पेस्ट कर दो इसको, कि बात यहां पर टेरर की हो रही थी और रीसेंट ईयर्स की हो रही थी। वो पहुंच गया 1965 और 1971, रेगुलर वॉर की बात ही नहीं हो रही थी। पहले तो ये महामूर्खता, महाजहालत। उसके बाद ये कहते हैं कि साहब हमने तो इससे पहले भी बहुत सर्जिकल स्ट्राइक किए लेकिन किसी को बताया नहीं। अब इसको ये बात वहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन खत्म नहीं हो सकती थी क्योंकि कार्रवाई की थी। तो साहब पवन खेरा साहब जो इनके मीडिया सेल के शायद चेयरमैन हैं, उन्होंने इसको रीट्वीट कर दिया और वहां से इस बात ने तूल पकड़ा। अब पहले भी हमने ये सुना कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे और मनमोहन सिंह जी के टाइम पर हुए थे, और पवन खेरा ये भी कहता हुआ सुना मैंने कि वो ये कह रहा था कि साहब ये बताइए सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत क्यों आई। इनको ये नहीं पता होता कि इनके दो नेता जो बोल रहे हैं, एक बहुत छोटा सा मंच है जो दोनों की बात पकड़ लेगा। वो ये बता रहा है उदित राज कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत पहले से होते आए हैं, सुनिएगा, और पवन खेरा इनसाइट दे रहा हूं, और पवन खेरा बोल रहा है कि ये नौबती क्यों आई कि सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा। अब पवन खेरा पहले ये बात उदित राज से पूछे कि अबे मूर्ख आदमी, हम दोनों को तय करके जो बोलना चाहिए। अगर तुम ये कह रहे हो कि सर्जिकल स्ट्राइक बहुत पहले से होते आए हैं, मैं ये कह रहा हूं सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत क्यों आई, तो कोई फेस टू फेस का छोटा सा मंच होगा जहां रिजवान अहमद ये पूछ लेगा कि पहले पवन खेरा ये बता दे जो उदित राज बोल रहा है, तो उस टाइम पर सर्जिकल स्ट्राइक की नौबत क्यों आई थी। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कांग्रेस अक्सर करती है, उदित राज भी कर रहा है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। चलो भैया हम ढोल नहीं पीटते थे, यूपीए सरकार ढोल नहीं पीटती थी, सर्जिकल स्ट्राइक कराती रहती थी, तुम नहीं पीटते थे, तो पाकिस्तान भी किसी को नहीं बताता था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, पाकिस्तान भी कोई जवाब नहीं देता था सर्जिकल स्ट्राइक का। अच्छा चलो पाकिस्तान भी नहीं देता था, यार दुनिया को भी पता नहीं चलता था, अमेरिका को पता नहीं चलता था, चाइना को नहीं पता चलता था, पूरी दुनिया को नहीं पता चलता था। अरे भैया तुम कैसी सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, आर्मी तो ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करती नहीं, क्या वहां पर कांग्रेसी खड़े होके गुलेल से उधर कंचे मारा करते थे क्या? यार क्या बात करते हो, अबे तुम नहीं बताओगे तो पाकिस्तान तो बता देगा ना, दुनिया को तो पता चल जाएगा ना। यानी ऐसी मैनेजमेंट होती थी भारत की कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक करती थी पाकिस्तान पर और पाकिस्तान से कहती थी देखो किसी को बताना नहीं, थोड़े हमारे कार्यकर्ता, फौज नहीं, गुलेल से सिर्फ तुम्हें कंचे फेंक फेंक के मारेंगे, और पूरी दुनिया को मैनेज कर लेती थी कि किसी से ना बताना कि हमने कंचे फेंक फेंक के मारे। ये है इनका हाल। अब आगे चलते हैं। आगे मैं चलते हुए बस इतना ही कहूंगा साथियों कि इस टाइम हर आदमी अपना काम कर रहा है। मैं बहुत जल्दी किसी से इंप्रेस नहीं होता, कम से कम 5 साल 10 साल जब तक एक आदमी की दिशा धारा ना देख लूं मैं इंप्रेस नहीं होता। और राष्ट्रभक्ति का जो मेडल है ये तो मैं बड़ी मुश्किल से भैया किसी के सीने पर पहनाता हूं। मैं भी जीवन में लगा हुआ हूं कि मरते वक्त तक मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मुझे भी लोग मरने के बाद राष्ट्रभक्त बोले। हर आदमी अपना काम कर रहा है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, समझते जाना, उन्हें जो करना था उन्होंने हासिल कर लिया,
बॉर्डर के पार भी कर लिया और इधर भी कर लिया, ठीक। और इधर भी बहुत से लोग काम पर लगे हैं जिनके पास काम नहीं था, तो उन्हें भी कुछ हासिल करना था। अब मोदी जी ने कहा कि सुनार को हीरे की परख होती है, कि इस काम के लिए इस वजह से इन आदमियों को भेजो। जैसे कल मैंने केजीबी का बताया था, हर तरह के लोग इनके पास होते हैं, कहां पर कौन बेटर फिट होगा वो ये चूज करके मिशन पे, ऑपरेशंस पे भेजते हैं। जब मैं पुतिन पर कल वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो ये जो पूरी टीम गई है उसमें कुछ मुख्य लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया है। मींस हमारी बात कौन सी गैलरी तक पहुंचनी चाहिए, कहां तक पहुंचनी चाहिए, ये सोच के किया गया है। और इसमें ये भी खुश हैं कि इनको चमकने का मौका मिल रहा है, और मोदी जी खुश हैं कि संदेश दुनिया में अच्छा जा रहा है, और यहां पर ऑपोजिशन में आपस में धुआं धुआं हो रहा है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी में। तो यार एक बात बताऊं, दिल किसी से ना जल्दी लगाया करो, तुम लोग दिल बहुत जल्दी लगा लेते हो। वरना कुछ लोग जिनसे आजकल आप लोगों ने दिल लगा रखा है, फिर उनकी मैं पुरानी बातें बताने लगूंगा तो खल जाएंगी मेरे भाई, बहुत बुरा लगेगा। तो दिल ना लगाओ, दूर बैठ के मौज लो, मजे लो, कि इन्हें चमकने का मौका मिल रहा है, इनको जानबूझ के चमकवाया जा रहा है, ये हमारा पैगाम दुनिया में पहुंचा रहे हैं, हमारा काम अच्छा कर रहे हैं, और आपस में इनमें जूते चल रहे हैं। इस पूरे किस्से को इस तरीके से देखो, दिल ना लगाओ। और मजे की बात सुनिए, पता नहीं ये मोदी जी क्या क्या करवा देंगे। इसी डेलीगेशन के साथ, शशि थरूर जी के डेलीगेशन के साथ, एक जेएमएम के सांसद साहब भी गए, सरफराज अहमद नाम है उनका। भैया उनको तो जब उनको वहां पे किसी मंदिर में इनवाइट किया गया, अब ये लोग तो यहां पर गंद मचाने के लिए ये सब करते हैं। पनामा में इनको दिखाना था कि हम कितने सेकुलर आदमी हैं, मोदी जी क्या क्या ना करवा दें इन लोगों से। तो भैया ये भी मंदिर में पहुंच गए और बाकायदा हाथ बांध के वहीं खड़े रहे, और शशि थरूर साहब ने इस बात की बड़ी तारीफ करी। तो हमारे जेएमएम के सांसद साहब सरफराज अहमद साहब पता है क्या बोलते हैं, कि जब बुलाने वाले को ऐतराज नहीं तो फिर जाने वाले को क्या ऐतराज। भैया उन मुल्कों में दिखाना है ना कि हम कितने खुले दिमाग के हैं, सारी गंदगी तो यहाँ हिंदुस्तान में आके करनी होती है। तो ये और एक बड़ा मजेदार कांड हुआ है कि सरफराज अहमद बोलते पाए गए हैं। वैसे तो कोई सुन नहीं रहा है सरफराज अहमद जी को, पर उनकी एक चीज वायरल हो रही है कि सरफराज अहमद को इस डेलीगेशन के चक्कर में वहां मना करते तो बुरे बन जाते, पनामा के एक मंदिर में जाके हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ा और कहना पड़ा कि जब बुलाने वाले को एतराज नहीं तो जाने वाले को क्या एतराज है। वाह वाह वाह, क्या मीठा सेकुलरिज्म है, वाह, तुम्हारी जुबान चूम लूं मैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।